चौधरी मोनाराम मीर मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 NRD निर्वाणा से। तो शुरू करते हैं आज की डीएलएड फर्स्ट ईयर की कक्षा बच्चों और बचपन सब्जेक्ट के टॉपिक संवेगों पर नियंत्रण। जैसा कि हमने कल किया था नैतिकता संवेगात्मक विकास आपको समझाया था, उसमें संवेगों के प्रकार आपको समझाए थे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि संवेगों पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। जैसे कि एक व्यक्ति किसी भी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, तो उसकी जो अवस्था होती है ना, जो उत्तेजित दशा होती है, वो किस तरह की हो जाती है आप जानते ही होंगे। जब उसकी दशा उत्तेजित हो जाती है, उत्तेजना जब पैदा हो जाती है उसके अंदर, तो क्या क्या भाव उभरते हैं, जैसे कि शरीर में कंपन होने लगता है, ठीक है, आवाज़ जो है, आवाज़ कांपती है, आवाज़ कांपना, ठीक है। और क्या होता है, पसीना आना। तो ये जब भाव पैदा होते हैं ना, तो वहाँ जो है संवेग हम पर हावी हो जाते हैं। हम उस परिस्थिति से निकलने की बजाय, उसके बारे में सोचने की बजाय कि इसका हल क्या किया जाए, किस तरह से इससे छुटकारा पाया जाए, संशोधन की कोई विधि तो सोचनी चाहिए। दिमाग में कोई तो प्रश्न आना चाहिए ना कि हम ऐसा क्या करें कि इस परिस्थिति से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए, या ये चीज़ जो है ख़त्म ही हो जाए, ये भय ही समाप्त हो जाए। ऐसा क्यों नहीं करते हम वहाँ से भाग क्यों जाते हैं? उस परिस्थिति से लड़ने की बजाय हम उस परिस्थिति से भागते क्यों हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने वो सुल्तान ऑफ चिंपैंजी का उदाहरण पढ़ा होगा, उसके सामने जो है केले हैं, ऊपर लटके हुए हैं, लेकिन वो उनको खा नहीं सकता क्योंकि उसको वहाँ तक पहुँचने में जो है ऊंचाई काफ़ी है। उसने क्या किया, अपनी सूझबूझ से काम किया ना, अपनी बुद्धि लगाई। जैसे उसने देखा, आसपास देखा कि कुछ ऐसा है जिस पर वो चढ़कर ऊंचा हो सके और वो केलों को प्राप्त कर सके। उसने देखा कि आसपास बॉक्स पड़े, उसने एक बॉक्स रखा, नहीं पहुंच पाया, फिर दूसरा रखा। इस तरह से बॉक्स रखकर और एक छड़ी उसको दिखी, छड़ी से उसने उन केलों को प्राप्त कर लिया। तो क्या उसने उस परिस्थिति से हार मानी? उसको ये था, अंदर उसने ठान रखा था कि उसको उन केलों को प्राप्त करना ही करना है। जैसे भी हो, उसे आज अपनी भूख जो है मिटानी ही है, इसलिए वो उन केलों को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने सूझबूझ से काम लिया, अपनी अंतर्दृष्टि को जागरूक किया और उन केलों को खाया। तो क्या सभी व्यक्ति, सभी बच्चे, सभी बालिकाएं ऐसा नहीं कर सकती? क्यों किसी भी परिस्थिति, जो कठिन परिस्थिति है, उसको सामने देखकर वो घबरा जाते हैं, क्यों भाग जाते हैं? क्या हम अपने संवेगों पर इतना भी नियंत्रण नहीं कर सकते कि हम 2 मिनट खड़े होकर सोच सकें कि इस परिस्थिति से निजात कैसे पाई जाए? क्या नहीं सोच सकते? हम सोच सकते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। उस समय कोई भी ऐसी परिस्थिति जब आती है, उस समय हमारी जो सोचने समझने की क्षमता होती है ना, वो काम करना बंद कर देती है और हम सोचते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना ही चाहिए और कुछ नहीं किया जा सकता, कोई इसका उपाय नहीं है। और बाद में सोचते हैं कि नहीं, कुछ तो हमें करना चाहिए था। तो ऐसा क्यों होता है? बाद में पछताने से अच्छा हम पहले ही सूझबूझ से काम ले लें, पहले ही कुछ ऐसा कर दें कि वो परिस्थिति ही कठिन से जो है सरल हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे संवेगों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो संवेगों पर नियंत्रण करने के लिए कुछ विधियां जो है आज हम करेंगे। संवेगों पर नियंत्रण की विधियां या संशोधन की विधियां भी कहा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें विधि है वो है शमन। देखिए, एक तो होता है दमन, सबसे पहली जो विधि है वो है शमन। एक होता है दमन, एक होता है शमन। दमन कब करते हैं? जब किसी भी व्यक्ति या बच्चे की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, या वो ये सोचता है कि ये इच्छा कभी पूरी होगी भी नहीं, तो वो उस इच्छा का दमन कर देता है। ठीक है, इच्छाओं का दमन जो है वहाँ पर वो दमन कहलाता है। जब हम दमन करते हैं ना इच्छाओं का, इच्छाओं को दबाना, ठीक है,
इच्छाओं को दबाना क्या होता है? दमन होता है। उन इच्छाओं को हम अपने अचेतन मन में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? अचेतन मन में। चेतन अवस्था में कभी नहीं लेके आते हम उनको। चेतन होता है, अचेतन होता है। अचेतन में हमारे बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे हमारे ऐसे जो है प्रिय चीजें जो हैं वो हम अपने अचेतन मन में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें मिलने वाली तो है नहीं, और ना ही इसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रयास करेंगे भी तो भी हमें ये नहीं मिलने वाली। हमारे अंदर ये भाव पैदा हो जाता है कि ये इच्छा या ये वस्तु या ये प्रिय जो कोई हमारा अपना है वो हमें नहीं मिलने वाला, चाहे हम इसके लिए किसी भी तरह का प्रयास करें। ठीक है, तो हमें जब इच्छाओं को दबाना पड़ता है तो वहाँ दमन की प्रवृत्ति होती है। अब है बात कर रहे हैं हम शमन की। हम बात कर रहे हैं शमन की, तो शमन में क्या होता है कि जो अप्रिय प्रसंग होते हैं उनको भूलने का प्रयास किया जाता है। कोई भी अप्रिय घटना है, कोई भी अप्रिय व्यक्ति है, कोई भी अप्रिय कार्य है जो हम कर चुके, लेकिन अब हमें ये है कि हम उस कार्य को, उस घटना को भूल जाएं, उस व्यक्ति को भूल जाएं, मन से निकाल कर बाहर कर दें, जिससे कि वो घटना, वो व्यक्ति, वो कार्य हमें कभी भी याद ना आए। इस विधि में क्या होता है? जो अप्रिय प्रसंग होते हैं, अप्रिय प्रसंगों को भूलने का प्रयास। ठीक है, ये होता है शमन। भूलने का प्रयास करते हैं लेकिन बिल्कुल उनको दबा नहीं देते। दमन तो दबा देना कि कभी वो सामने आए ही ना, लेकिन शमन अप्रिय प्रसंगों को भूलने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी तरीके से हम उन अप्रिय चीज़ों को भूल जाएं। ठीक है, तो ये हुआ शमन। नेक्स्ट जो इसकी विधि है वो है अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कहाँ होती है? जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं, अपनी बात को दूसरों के सामने भाषा के माध्यम से जब अभिव्यक्त किया जाता है, कोई भी दूसरा पर्सन हमारे दुख को कैसे समझ लेता है? हमारे चेहरे के भाव पढ़ के, चेहरे के भाव पढ़ के भी समझ लेता है ना। चाहे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, चाहे दुखी हैं, हमारे चेहरे के भाव ही ऐसे होते हैं कि सामने वाले को पता चल जाता है कि आज हम बहुत खुश हैं या आज हम बहुत उदास हैं। तो ये अभिव्यक्ति कई तरह की होती है। मौन भी होती है और जो है सस्वर भी होती है। स्वर के साथ भी की जाती है, मौन रहकर भी की जाती है, आँखों के माध्यम से भी की जाती है। तो ये अभिव्यक्ति जो है एक ऐसी विधि है जिसमें जो है संवेगों को समाज में स्वीकृत ढंग से स्वीकार किया जाता है, स्वीकृत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। समाज में जब व्यक्ति अपने संवेगों को प्रस्तुत करता है ना, अभिव्यक्ति के माध्यम से या बोलकर अपने विचारों के माध्यम से जब रखता है, जब वो कुछ ऐसा कहना चाहता है जिससे वो समाज से कुछ अपेक्षा रखता है, तो समाज में उस संवेगों को, उन संवेगों को जो है स्वीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो वहाँ अभिव्यक्ति होती है जब हम अपने जो है दशा को या अपने विचारों को दूसरों के सामने जब मौन रहकर या सस्वर रूप में या कुछ बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, और जहाँ पर समाज भी हमारा साथ देता है, हमारी समस्या को सुनता है और हमारे संवेगों को जो है स्वीकृत रूप में प्रस्तुत करता है, वहाँ क्या होती है? अभिव्यक्ति। जो तीसरा इसका है वो है अध्यवसाय। अध्यवसाय, देखिए अध्यवसाय जो है उसे हम अभ्यास भी कह सकते हैं। अध्यवसाय, अभ्यास, प्रैक्टिस करना। इस विधि द्वारा बालकों को अनेक कार्यों में
व्यस्त रखा जाता है। इस प्रकार अवांछित संवेगों की अभिव्यक्ति को किसी भी तरह से आश्रय नहीं मिल पाता। देखिए, हम संवेग जो है तभी जागरूक होते हैं जब उसके लिए कोई ना कोई परिस्थिति उत्तरदायी होती है। तो ये संवेग जो है जब कंट्रोल में रहेंगे, कब रहेंगे? जब बच्चे बिजी रहेंगे या कोई भी ऐसा पर्सन है जो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, जब हम उसे किसी कार्य में उलझा कर रखते हैं ना, तो वो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेता है। वो उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, क्योंकि वो उस चीज़ को भूल जाता है जिसकी वजह से उसके संवेग जागरूक होते हैं। उस कारण को भूल जाता है, उस वजह को भूल जाता है, उस घटना को भूल जाता है, यदि हम उसे किसी कार्य में बिजी कर देते हैं या वो खुद किसी कार्य में अपने आप को लगा लेता है। तो वहाँ क्या होता है? अध्यवसाय या संवेगों को भूलने का अभ्यास जब किया जाता है, ये होता है अध्यवसाय। नेक्स्ट है विस्थापन। विस्थापन आरोप करना, जैसे कि पेज ने कहा संवेगों पर नियंत्रण की विधि, उसने क्या बताई? आरोपण की विधि बताई। आरोपण, आरोप कर देना, जैसे जाकी लगी भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यानी जिसकी भावना जैसी होगी ना, प्रभु की मूर्ति उसको वैसी ही दिखाई देगी। अगर हमारी आस्था कृष्ण भगवान में है तो हमें हर कहीं पर जो है मूर्ति कृष्ण भगवान की ही दिखाई देगी, चाहे वो श्री राम की हो, चाहे वो शिव भगवान की हो, उसमें हमें अपने कृष्ण भगवान ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसी अंदर की भावना होगी वैसा ही हम दूसरों में आरोप करने लग जाते हैं। जैसे कि रामलीला में जो दृश्य दर्शाए जाते हैं, जो पात्र दृश्य करते हैं, जो मंच लगता है, उसमें जो श्री राम और सीता और लक्ष्मण बनते हैं, उन्हें हम माथा टेकने लग जाते हैं, क्योंकि हमने उनमें श्री राम सीता और लक्ष्मण का आरोपण कर दिया है। हमें यह लगता है कि वो वास्तव में राम सीता और लक्ष्मण है। इसी को क्या कहते हैं? विस्थापन करना। ये संवेगों पर नियंत्रण में कैसे काम आएगा? क्योंकि इससे क्या होगा, जो संवेग हैं उनको हम अन्य तथ्यों में बदल देते हैं। जिन परिस्थितियों से ये संवेग जागरूक होते हैं, हम उन परिस्थितियों से परे हो जाते हैं और दूसरी परिस्थितियों में काम करने लग जाते हैं। जिस कार्य से हमें दिक्कत हो रही है, या हम जो है अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या हमें गुस्सा आ रहा है, या किसी भी तरह के भाव जागरूक हो रहे हैं, उत्तेजना पैदा हो रही है, तो हम उस कार्य को छोड़ देंगे और दूसरे कार्य को पकड़ लेंगे। इस तरह का जो विधि होती है वो विस्थापन या आरोपण की विधि कहलाती है। नेक्स्ट है प्रतिगमन। प्रतिगमन, इस प्रकार की विधि में संवेगों और तनाव की उत्पत्ति असामान्य व्यवहार से होती है। यानी कि प्रतिगमन हम जब करते हैं ना, तो क्रोधी बालक जो है, जब उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है तो वो अपनी क्रोध को निकालता है। किस पर निकालता है? अब वो किसी बच्चे ने उसकी वस्तु ले ली है, कोई पेन ले लिया, कोई पेंसिल ले ली, वो बच्चा अब उसे दूर है, अब वो गुस्सा किस पर निकाल रहा है? प्रतिगमन कहेंगे ना कि किसी भी एक चीज़ का क्रोध जो है दूसरों पर निकालना, या किसी एक स्थिति को दूसरी स्थिति में जाकर उस स्थिति का जो भार है उसको हल्का कर लेना है। तो जो क्रोधी बालक है वो अपना क्रोध जो है वो किस पर निकालेगा? या तो वो चीज़ें तोड़ लेगा, घर की चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देगा। आपने टीवी में देखा ही होगा, कई बार गुस्से में जो है कमरे का सामान सारा इधर उधर बिखेर दिया जाता है। ये उदाहरण हमारे सामने रहता है। बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे भी हैं, वो भी इसी तरह का गुस्सा करते हैं। जब माता पिता उन्हें मारते हैं ना, या डांटते हैं, चीज़ों को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, गुस्सा करेंगे, तो मतलब इतना उन्हें गुस्सा आएगा कि वो अपने माता पिता को मार तो सकते नहीं, लेकिन उसका गुस्सा जो है वो किसी भी वस्तु पर तो निकाल नहीं सकते, या अपने छोटे भाई बहनों को मार सकते हैं। इस तरह के जो भाव जो पैदा होते हैं तो उसे हम प्रतिगमन की अवस्था कहते हैं।
ठीक है। तो एक चीज़ का जो भार चढ़ जाता है ना, जैसे या किसी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उस चीज़ का जो क्रोध है वो दूसरे पर निकाल देना, किसी का गुस्सा किसी पर निकाल देना, ये चीज़ होती है। ठीक है। नेक्स्ट है संवेगात्मक रेचन। संवेगात्मक रेचन इसमें क्या है कि जो व्यक्ति है वो संवेगों से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। शारीरिक रेचन गतिशील क्रियाओं, ये रेचन होता है कोई ना कोई उपाय करना, निदान करना, उपचार करना। ठीक है। रेचन का मतलब होता है उपचार, उपाय या निदान। ठीक है। ये किस तरह से करते हैं, जब हम एक परिस्थिति से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं और वो परिस्थिति बार बार हमारे सामने आती है, तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए हम अपने आप को ऐसे मनोरंजन वाले कार्यों में लगा दें या खेलकूद वाले कार्यों में लगा दें, खेलने लग जाएं, फुटबॉल खेलने लग जाएं, टीवी देखने लग जाएं। तो क्या हम उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल नहीं जाते हैं, उस परिस्थिति को थोड़ी देर के लिए भूल नहीं जाते हैं? ऐसा ही होता है। हम अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, सेट करने की कोशिश करते हैं, व्यस्त करने की कोशिश करते हैं कि इस परिस्थिति से मुझे दूर रहना है, दूर होना है, और इसके लिए वो किसी भी तरह का जो है व्यवहार करेगा और अपनी मानसिक शांति के लिए व्यक्ति जो है अपने कार्यों को किसी भी तरीके से बदल कर करेगा। वो कार्य दोबारा नहीं करेगा जिससे उसे दुख पहुंचता है और दूसरे कार्य में अपने आप को व्यस्त कर लेगा। उसे क्या कहते हैं? संवेगात्मक रेचन, यानी कि अपने संवेगों का उपचार वो किस तरह से करेगा। ठीक है। तो ये थे कुछ विधियां और उपाय जिनसे हम संवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो अगली कक्षा में हम इसके जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी क्लास जो है चर्चा जो है नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।